करप्शन करके लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी जोड़ चुके नेताओं के लिए बुरी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जांच एजेंसियों से कह दिया कि बेखौफ होकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। सरकार उनके साथ खड़ी है। लोकसभा चुनाव में अब 1 साल का ही वक्त बचा हुआ है और मोदी ने आज यह साफ कर दिया कि इस बार करप्शन के खिलाफ एक्शन बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। मोदी ने आज भ्रष्टाचार के बहाने परिवारवाद पर भी निशाना साधा और यह बताया कि उनसे पहले की जो सरकारें थी उसके जमाने में करप्शन की वजह से किस तरह देश का विकास रुका हुआ था। लेकिन मोदी की आज की सबसे बड़ी बात यह रही कि सरकार ने अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जांच एजेंसियों को फ्री हैंड दे दिया है। अब भ्रष्टाचारियों का होगा दी एंड। मोदी ने जांच एजेंसियों को दिया फ्री हैंड। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। देश आपके साथ है, कानून आपके साथ है, देश का संविधान आपके साथ है। गांधी फैमिली हो या फिर लालू परिवार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद पनपता रहता है। कानून का सामना करने के लिए हो जाओ तैयार। लोकसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल का वक्त बचा है और पीएम मोदी ने अभी से आम चुनाव का एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया है। विपक्षी दल मोदी के खिलाफ महामोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं और मोदी इसे महाभ्रष्टों का मोर्चा साबित करने की पुख्ता तैयारी में है। 1 हफ्ते में दूसरी बार प्रधानमंत्री ने एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि बीजेपी 2024 का चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ेगी और अगले 1 साल तक वो भ्रष्टाचार के ज्यादातर केसों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। मोदी जो बोलते हैं उसका प्लान पहले से ही तैयार होता है। यही वजह है कि आज सीबीआई के डायमंड जुबली फंक्शन में प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टूक कहा कि उनकी सरकार ने बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, पावरफुल लीडर्स के खिलाफ करप्शन के केस में एक्शन शुरू किया है। ऐसे में जांच से बौखलाए ये नेता और उनकी पार्टी की सरकारें सीबीआई के अफसरों को डराने की, धमकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भ्रष्टाचारियों से डरना मत। देश का कानून, संविधान और सरकार उनके साथ है। आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विस्तृत सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश आपके साथ है, कानून आपके साथ है, देश का संविधान आपके साथ है। मोदी ने यह बात भले ही सीबीआई के समारोह में कही हो, लेकिन यह मैसेज ईडी और इनकम टैक्स के अफसरों तक भी पहुंच गया है, क्योंकि इन जांच एजेंसियों के अफसरों को वाकई इसकी जरूरत थी। आज देश के ज्यादातर बड़े विपक्षी नेताओं के खिलाफ करप्शन के केस चल रहे हैं।
सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदंबरम, शरद पवार, अजीत पवार, नवाब मलिक, संजय राउत, अखिलेश यादव, मायावती, अभिषेक बनर्जी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, के कविता, लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव या फिर हेमंत सोरेन। इनमें से कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई अपनी पार्टी का अध्यक्ष, लेकिन सब में एक बात कॉमन है। इन सभी के खिलाफ ईडी, सीबीआई या फिर इनकम टैक्स की जांच चल रही है। जांच एजेंसियों में इस एक्शन से विपक्ष के नेता खौफ में है। हर दूसरे दिन किसी नेता की या तो कोर्ट में पेशी हो रही है या फिर ईडी और सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश होना पड़ रहा है। अगर एनडीए सरकार और यूपीए सरकार के दौरान करप्शन के मामलों पर एक्शन की बात करें तो यूपीए सरकार के 10 साल के शासन के दौरान यानी 2004 से 2014 तक ईडी ने 26 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें 14 विपक्षी दलों के नेता थे तो 12 कांग्रेस अलायंस के लीडर्स थे। लेकिन अगर इनकी तुलना मोदी सरकार से करें तो 2014 से अब तक 9 साल में 121 नेताओं के खिलाफ ईडी ने एक्शन लिया है। इसमें 115 विपक्षी दलों के नेता हैं तो 6 बीजेपी गठबंधन दल के लीडर हैं। इस हिसाब से देखें तो यूपीए के शासन में ईडी के 54% केस विपक्षी नेताओं के खिलाफ थे और मोदी सरकार के वक्त ईडी के 95% केस अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ हैं। इसी आंकड़े का हवाला देकर विपक्षी दल मोदी सरकार पर यह आरोप लगाते हैं कि जांच एजेंसियां सिर्फ अपोजिशन लीडर्स को टारगेट करती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस सवाल का जवाब भी इशारों में दे दिया। मोदी ने कहा कि उनसे पहले की सरकार में नेताओं ने सरकारी पैसे की लूट मचाई, उन्हें किसी तरह की जांच का खौफ नहीं था, लेकिन उनकी सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। जिसने सरकारी खजाने को लूटा है उसे हिसाब देना होगा, उसे सजा तो भुगतनी होगी। आज देश में इकोनॉमी की साइज के लिए लाख करोड़ यानी ट्रिलियन डॉलर की चर्चा होती है, लेकिन तब घोटालों की साइज के लिए लाख करोड़ की टर्म मशहूर हुई थी। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन आरोपी निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि तब का सिस्टम उनके साथ खड़ा है। और इसका असर क्या हुआ? देश का व्यवस्था पर भरोसा टूट रहा था। पूरे देश में करप्शन के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ रहा था। इससे पूरा तंत्र छिन्न भिन्न होने लगा। लोग फैसला लेने से बचने लगे। पॉलिसी पैरालिसिस का माहौल बन गया। इसने देश का विकास ठप कर दिया। देश में आने से निवेशक डरने लगे। करप्शन के उस कालखंड ने भारत का बहुत ज्यादा नुकसान किया। मोदी जो कह रहे हैं उस पर काम भी कर रहे हैं। पिछले 9 साल के दौरान मोदी सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लेने में ये नहीं देखा कि कौन नेता किस पार्टी का है जिसने करप्शन किया। सरकारी खजाने को चूना लगाया, उस पर एक्शन हुआ। इन 9 सालों के दौरान बीजेपी गठबंधन के 6 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई। कांग्रेस की 24, तृणमूल कांग्रेस के 19, एनसीपी के 11, शिवसेना के 8, बीजेडी के 6, डीएमके के 6, आरजेडी के 5, बीएसपी के 5, समाजवादी पार्टी के 5, तेलुगु देशम पार्टी के 5, आम आदमी पार्टी के 3, इंडियन नेशनल लोकदल के 3, वाईएसआर कांग्रेस के भी 3, सीपीआईएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के 2-2, एआईएडीएमके, एमएनएस, एसबीएसपी, बीआरएस के 1-1 और 2 निर्दलियों समेत कुल 121 के खिलाफ ईडी ने केस फाइल किया है। चूंकि पिछले 9 साल में ईडी ने जिन लोगों पर केस किया है उनमें 95% विपक्ष के हैं, इसलिए विपक्षी दलों के नेता नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे आर्थिक अपराधियों का नाम लेकर सरकार को घेरते हैं। सरकार से पूछते हैं कि जो लोग बैंकों का हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेश भाग गए उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो इसका जवाब देते हुए मोदी ने कहा कि जो अपराधी विदेश भागे हैं उन्होंने 22,000 करोड़ का घोटाला किया है और अब तक उनकी 20,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।
फोन बैंकिंग के उस दौर में कुछ लोगों ने 22,000 करोड़ रुपए देश के बैंकों के लूट लिए और विदेश भाग गए। हमने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कानून बनाया। अभी तक विदेश भागे इन आर्थिक अपराधियों की 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। नेता हो या फिर बिजनेसमैन, मोदी सरकार ने घोटाले के हर आरोपी के खिलाफ एक्शन लिया है। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां भले ही सरकार पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रही हों, लेकिन हकीकत तो यही है कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने से पहले ये नहीं देखा कि वो कौन है, कहां सियासत करता है। केरल से लेकर कश्मीर तक, पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में महाराष्ट्र तक, हर राज्य में जिसने भी करप्शन किया उस पर एक्शन हुआ। अगर शुरुआत केरल से करें तो कुछ दिन पहले तक वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी ईडी की जांच के घेरे में। राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में जांच चल रही है। राहुल धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के आरोपी हैं। ईडी उनसे कई राउंड की पूछताछ कर चुकी है और वो फिलहाल जमानत पर हैं। केरल के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे डीके शिवकुमार भी ईडी जांच के घेरे में है। तेलंगाना में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से भी दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी पूछताछ कर रही है। बिहार में यादव परिवार भी ईडी के शिकंजे में है। नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में लालू यादव को अभी हाल ही में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना पड़ा था। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के खिलाफ शेल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हो रही है। खास बात यह है कि जिन नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है उनमें ज्यादातर आरोपी एक ही परिवार के सदस्य हैं, जैसे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, लालू यादव और तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन। यानी राजनीति में ही नहीं, भ्रष्टाचार में भी परिवारवाद चल रहा है। इसका जिक्र भी आज मोदी ने किया। मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार से परिवारवाद बढ़ता है, युवाओं का हक मारा जाता है तो उनमें नाराजगी बढ़ती है और देश का विकास रुक जाता है। वहां सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम ही फलता फूलता है। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद पनपता रहता है और अपना शिकंजा मजबूत करता रहता है। जब भाई भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता जाता है और जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है तो विकास अवश्य प्रभावित हो जाता है। ईडी और सीबीआई सबसे ज्यादा एक्शन में दिख रही है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में। महाराष्ट्र की गिनती देश के सबसे धनी राज्यों में होती है, इसलिए यहाँ आर्थिक अपराध के केस भी ज्यादा हैं। महाराष्ट्र के सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। शरद पवार, अजीत पवार, नवाब मलिक, अनिल देशमुख, प्रफुल्ल पटेल या फिर संजय राउत, सभी नेता ईडी के केसेस का सामना कर रहे हैं और इनमें से कुछ लीडर्स तो लंबे वक्त तक जेल में रह चुके हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 2,500 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड का मामला है। उनके भतीजे अजीत पवार पर चीनी मिल को कौड़ियों के भाव बेचने का आरोप है। शरद पवार के करीबी माने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी इकबाल मिर्ची की अवैध संपत्ति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ की गई है। नवाब मलिक पर भी अंडरवर्ल्ड से प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का केस है। एनसीपी के ही नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में 13 महीने जेल में रह चुके हैं। उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत पर भी जमीन की हेराफेरी का मामला है। लेकिन ईडी और सीबीआई जांच का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी ने सीबीआई के अज्ञात अफसरों के खिलाफ दिल्ली में केस भी दर्ज करा दिया था। इतना ही नहीं, ममता ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में ईडी और सीबीआई के खिलाफ प्रस्ताव पास कराया था। 29 और 30 मार्च को ममता ने कोलकाता में 2 दिन का धरना भी दिया था। ममता की नाराजगी की वजह यह है कि ईडी और सीबीआई उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ एक्शन ले रही है
उनकी संपत्ति जब्त कर रही है। कोयला घोटाला मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुचिरा बनर्जी से पूछताछ हुई। अभिषेक बनर्जी के ही 2 रिश्तेदारों अंकुश अरोड़ा और पवन अरोड़ा को भी आईटी का सामना करना पड़ा। इसके बाद ममता के करीबी पार्थ चैटर्जी और मदन मित्रा को चिट फंड से जुड़े 2 अलग अलग मामलों में तलब किया गया। तृणमूल कांग्रेस के विवेक गुप्ता से शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर पूछताछ की गई थी। तृणमूल नेता कुणाल घोष और शताब्दी राय की संपत्ति ईडी ने कुर्क कर ली थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।